मैप को हम लोग आगे बढ़ाते हैं आज। और आज यूरोपीय कॉन्टिनेंट को देखते हैं। यूरोपीय महादेश 7 महादेश है, उसमें यूरोप का जो नंबर है वो छठा है। ऐसे पॉपुलेशन वाइज तीसरा है, एरिया वाइज छठा है। टोटल वर्ल्ड का 6.8% 6.8% जो है एरिया ये अपने पास रखता है। इस यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं। अब सवाल उठता है क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अधिकांश देश जो हैं वो तीनों ओर से सागर या महासागर से घिरे हैं। कैसे? ये देखिए, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी ही स्थिति है। तो तीनों ओर से महासागर के घिरे होने के कारण बहुत सारे ऐसे हैं इनके देश, जिसके कारण इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं। एक तो ये है। दूसरा, ये जो आपके पास मैप दिख रहा है, इसमें एशिया और यूरोप एक साथ लगा हुआ दिख रहा होगा। इसके कारण इसको यूरेशिया भी कहा जाता है। और ये जो यूरोप है वो यूरेशिया का पश्चिमी ये जो यूरोप है वो यूरेशिया का पश्चिमी प्रायद्वीप का खंड है। ये टोटल आप पेनिसुला जैसा ही है ना। ये जो टोटल आप अगर एक साथ कर दें तो बिल्कुल पेनिसुला ही आपको नजर आएगा। एक तरफ से कनेक्ट है, बाकी तीनों तरफ से इसके अंदर सागर या नदी है। तो उसके बाद तो ये सबसे जो पश्चिमी साइड है इसको यूरोप कहते हैं। और इसका एशिया से जो यूरोप है वो यूराल पर्वत से, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, कॉकस पर्वत, दक्षिण पश्चिम में काला सागर, इन सब के कारण ये अलग होता है। यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर। अगर नॉर्थ की बात करें, यूरोप में नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पे आपको आर्कटिक महासागर दिखेगा। उसके बाद और भी वाटर बॉडीज़ है। पश्चिम की बात करें तो अटलांटिक महासागर दिखेगा, इस तरफ यहाँ पे लिखा हुआ भी है। उसके बाद दक्षिण में भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी कहाँ पे है इसको देख लो आप। ये मेडिटेरियन सी है और पश्चिम में काला सागर। ये सब जो है काला सागर, भूमध्य सागर, इससे ये सब जो है इसको एशिया से अलग करता है या इसको चारों तरफ से अलग करके एक यूरोप बनाता है। टोटल 50 देश है, जिसमें 5 को सीमित मान्यता भी है और 4 पराधीन है। इसको जानने की अभी जरूरत नहीं है। हम लोग का मकसद, मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था, इसमें मकसद है जो मेन लोकेशन है उसको क्लियर करना। बाकी जो फैक्ट्स है उसको हम लोग सेकेंड राउंड में देखेंगे। पहले आप लोगों को जो मैप की समस्या आ रही है, लोग चीज़ों को जगह, कौन सी जगह पे कौन सा है मैप में ढूंढने में दिक्कत आ रही है, उसको ठीक करना है। सबसे अधिक नगरीकृत महाद्वीप भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे बाल्कन स्टेट हम लोगों ने पहले भी कर लिया है। वैसे बाल्कन स्टेट में लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया को बाल्टिक स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, बाल्टिक स्टेट, सॉरी, बाल्टिक अलग है, बाल्कन अलग है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बाल्टिक के अंदर लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया आता है, क्योंकि बाल्टिक सी से ये लगा हुआ है, ये वाला सी से लगा हुआ है। बाल्कन स्टेट के अंदर जो है, बाल्कन स्टेट के अंदर जो काला सागर और भूमध्य सागर से लगा हुआ ये हिस्सा है ना, वो बाल्कन स्टेट के अंदर आता है। यूगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया, अल्बानिया, ये सब बाल्कन स्टेट हैं। उसके बाद इबेरिया, स्पेन और पुर्तगाल, ये जो है ये पुर्तगाल है और ये स्पेन है। स्पेन और पुर्तगाल को मिलाकर इबेरिया भी कहा जाता है, इबेरिया देश भी बोला जाता है। उसके अलावा ब्रिटिश इसलेस भी यहाँ पे क्या है? ब्रिटिश इसलेस का मतलब है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड। आयरलैंड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को मिला दिया जाए तो इसलेस कहते हैं। और इंग्लैंड के साथ वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इन सबको, इंग्लैंड के साथ वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड को सबको जब मिला दिया जाता है तो यूनाइटेड किंगडम उसको कहा जाता है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। इसके अलावा भी है। अलावा क्या है? अलावा है कि स्कैंडिनेवियन प्रदेश किसको कहते हैं? इसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जो हिस्सा है ना, स्वीडन, यहाँ पे नॉर्वे है, फिनलैंड, इन सबको मिलाकर स्कैंडिनेवियन प्रदेश इसको कहा जाता है। तो ये आपके सामने यूरोप है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको इतने पढ़ी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। हम लोग कुछ पहाड़, पठार, नदियाँ जो इम्पोर्टेंट है उसको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर प्रमुख पर्वत श्रृंखला की बात करें तो कैंटाब्रियन, पिरेनीज,
अपेनीज, डायनरिक आल्प्स, कार्पेंथियन, कैजोलन, बाल्कन रेंज, जूरा पर्वत, अलग अलग है। इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। आइए फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम लोग देखने की कोशिश करें, फिजिकल मैप के अंदर, तो ज़्यादा क्लियर होगा। हम आल्प्स को देखते हैं तो आल्प्स पर्वत बड़े एरिया में फैला हुआ है, और ये जो आल्प्स है इसका विस्तार आपको फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है जो फ्रांस में स्थित है। ये फ्रांस है हमारा, फ्रांस में स्थित है। ये जो पर्वत श्रृंखला है इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा बनाती है। इटली, फ्रांस, यहाँ पे देखिए स्विट्जरलैंड है, ये इटली है। तो इनकी जो सीमा है वो इस तरह से ये सीमा बनाती है। तो अभी हम लोग ने आल्प्स को देखा। उसके बाद एक है जोलन पर्वत, गोलन भी कहते हैं उसको इंग्लिश में। वो जो है वो आपको नॉर्वे और स्वीडन, यहाँ पे नॉर्वे और स्वीडन के बीच में सीमा बनाती है। उसके बाद आपको पिरेनीज पर्वत दिखेगी। पिरेनीज पर्वत यहाँ पर आपको नजर आएगी। पिरेनीज पर्वत जो है या पाइरेनीज पर्वत भी कहते हैं, ये पाइरेनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस के बीच, यहाँ स्पेन है और ये फ्रांस है, इसके बीच सीमा बनाती है। उसके अलावा यहाँ पे एक काकेशस पर्वत भी है जो काला सागर आपको दिख रहा है, काला सागर कैस्पियन सागर के बीच स्थित है। और यहाँ पे इस यूरोप और जॉर्जिया की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे एल्ब्रूस पर्वत के रूप में नवीन मोरदार पर्वत है। काकेशस देश के बीच में अजरबैजान, अर्मेनिया और जॉर्जिया कहा जाता है। यूराल के बारे में आपने सुना ही होगा, एशिया और यूरोप को यहाँ से अलग किया जाता है यूराल पर्वत के द्वारा। जूरा पर्वत जूरा पर्वत जो है वो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच सीमा बनाती है। यहाँ पे आपको जूरा पर्वत दिखेगी। इसके अलावा यहाँ पे एक ब्लैक फॉरेस्ट है जो, अच्छा ये जो जूरा पर्वत मैंने बताया है, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में सीमा बनाती है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट आपको मिलेगा। यूरोप का सबसे बड़ा ब्रंज पर्वत है और डेन्यूब नदी यहाँ से निकलती है। डेन्यूब कैसे कैसे कहाँ से निकलती है ये भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद कैंटाब्रियन, यह उत्तरी स्पेन के आइबेरिया प्रायद्वीप में स्थित मोरदार पर्वत है। इसके अलावा स्ट्राम्बोली कहाँ पे आपको मिलेगा? स्ट्राम्बोली एक एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी भी कहा जाता है। और भूमध्य सागर में यह लिपाड़ी, ध्यान से सुनिए, लिपाड़ी द्वीप पर स्थित है। और ये जो लिपाड़ी द्वीप है इस पर इटली का अधिकार है। उसके बाद माउंट एटना है। माउंट एटना भी सक्रिय ज्वालामुखी है। वो इटली के सिसिली द्वीप पे है। ये जो है वो सिसिली द्वीप है इटली का। उसके बाद माउंट विसुवियस भी एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, इटली की मुख्य भूमि पे स्थित है। यहाँ पे देखिए ये सिसिली है, ठीक है, स्थित है। यहाँ पे एक दो और फैक्ट दे सकते हो। ये जैसे ये क्रोएशिया यहाँ पे दिख रहा है, सर्डिनिया यहाँ पर दिख रहा है, ये छोटे छोटे द्वीप भी हैं। उसके अलावा ये जो है बलियारिक द्वीप समूह है। यहाँ पे आपको एक माल्टा भी नजर आ जाएगा, यहाँ पे माल्टा भी नजर आएगा। तो ये छोटे छोटे द्वीप हैं जो भूमध्य सागर के बीच में स्थित हैं। इसके अलावा बहुत सारी नदियाँ भी हैं जो यूरोप के अंदर हैं। प्रमुख नदियों में डेन्यूब, डॉन, एल्बे, ओडर, पो, राइन, रोन, वोल्गा, ये सब नदी है। इसमें वोल्गा को कहा जाता है कि वोल्गा जो है वो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। वोल्गा गिरती कहाँ है? तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं दिखाएगा क्योंकि वो तो एशिया में आ जाता है। वोल्गा जो है वो गिरती है कैस्पियन सागर में। वहीं पे डॉन भी इससे आके मिल जाती है और डॉन जो है वो गिरती है ब्लैक सी में। यहाँ पे देखिए डॉन जो है वो ब्लैक सी में गिरती है, वोल्गा कैस्पियन सागर में गिरती है। टोटल लंबाई वोल्गा की 3687 है। अल्डाई पहाड़ से निकलती है, कैस्पियन सागर में जाके गिर जाती है। डॉन नदी काला सागर में गिरती है जिसे वोल्गा से जोड़ा गया है। उसके बाद राइन नदी के बारे में फैक्ट आप जानते हैं कि राइन नदी
यूरोप का सबसे व्यस्त जलमार्ग बनाती है और राइन नदी के व्यापार में कोयले का महत्व होने के कारण इसको कोयला ढोने वाली नदी भी कहा जाता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो डेन्यूब नदी से पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा सवाल डेन्यूब नदी से। डेन्यूब वोल्गा के बाद दूसरी बड़ी नदी है, 2842 किलोमीटर की है। ये 5 राजधानी रोमानिया, स्लोवानिया, युगोस्लाविया, हंगरी और ऑस्ट्रिया, इस 5 राजधानी से होके गुजरता है, जिसमें 4 जो है बी से ही स्टार्ट होता है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। यहाँ मैप में क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो डेन्यूब नदी है वो ऑस्ट्रिया वियना यहाँ से स्टार्ट होता है, और आगे जाते हुए ये बुखारेस्ट, ब्रातिस्लावा, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, इन सब से होते हुए वियना तो हो ही गया ऑस्ट्रिया का, उसके अलावा बुखारेस्ट, ब्रातिस्लावा, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, इनसे होते हुए ये जो डेन्यूब है, ये डेन्यूब यहाँ पे ब्लैक सी यानी काला सागर में जाके मिल जाती है। डेन्यूब नदी के किनारे ही बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह है। तो इसको आप आराम से एटलस खोलना, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। फिजिकल मैप में अगर देखने की कोशिश करें तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, यहाँ से ये जा रहा है और यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, और नीचे और यहाँ पे आके ऐसे गिर जाती है। ये है डेन्यूब नदी। फिर उसके बाद पो नदी, इटली की गंगा कहते हैं। विश्व का सबसे लंबा समुद्री तट यूरोपीय महाद्वीप का ही है। और उसके बाद कील नहर है जो डेनमार्क और जर्मनी के बीच में स्थित है। डेनमार्क कहाँ पे है? यहाँ पे आप आराम से खोजिएगा तो आपको डेनमार्क नजर आएगा। तो हमने अभी कील नहर की बात की, डेनमार्क और जर्मनी को जोड़ता है। आप जब आराम से देखोगे तो डेनमार्क यहाँ पे नजर आएगा, नीचे जर्मनी है और इसको इस तरह से कनेक्ट करता है। ये पुराना वाला एटलस है इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है। उसके बाद लंदन टेम्स नदी किनारे है। फ्रांस की जो पेरिस है सीन नदी किनारे है। तो ये सब मेन है। उसके अलावा जिब्राल्टर की जल संधि, स्पेन और अफ्रीका, कल हम लोग ने अफ्रीका किया था तो शायद मैं बोला हूँगा, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो जगह दिख रहा है ना, मोरक्को जो अफ्रीका का है और ये स्पेन है। स्पेन और अफ्रीका को जिब्राल्टर जल संधि अलग करता है। इसके साथ ही भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी को ये अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ती हुई है। इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूरोप की मुख्य भूमि को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। इंग्लिश चैनल यहाँ पे इंग्लिश चैनल, ठीक है। इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस, ये फ्रांस है, किंगडम ऑफ फ्रांस, और जो ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, उसकी भूमि को यूरोप से अलग किया करता है। तो ये मेन है। उसके अलावा रूस और टर्की दोनों देश जो है यूरोप और एशिया दोनों में है। टर्की यहाँ पर है ब्लैक सी के नीचे में और दोनों के अंदर है। यहाँ पे एक और फैक्ट है नीदरलैंड के बारे में। यहाँ पे है नीदरलैंड के उत्तरी सागर के तट पे बड़े बड़े तटबंध यानी जो कोस्टल एरिया था, वहाँ पे कोस्टल एरिया के बहुत दूर तक जाके एक बाउंड्री कर दी गई है और समुद्र की जो भूमि थी उसको खेती वाली भूमि में बदल दिया गया है। उसको पोल्डर कहते हैं, जो खेती के भूमि में बदला गया, और जो बाउंड्री बनाई गई है उसको डाइक कहते हैं। इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। ये है आपका इटली। यूरोप का भारत क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा होती है और हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत भी है। यहाँ पे आल्प्स आपको मिलेगा, तो इसलिए ये जो है इसको इटली कहते हैं। उसके बाद नॉर्वे यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है मैप में। नॉर्वे जो है वो मध्य रात्रि का देश कहा जाता है उसको, क्योंकि यहाँ पे मई से जुलाई के बीच में सूर्य अस्त नहीं होता उसके उत्तरी भाग में, और नवंबर से जनवरी के बीच सूर्योदय भी नहीं होता है। नॉर्वे को फ्योर्ड तट भी कहते हैं क्योंकि काफ़ी कटा छटा उसका किनारा है। उसके अलावा इंग्लैंड को डूबते सूरज का देश कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में सबसे अच्छी और महंगी घड़ी के लिए भी उसको जाना जाता है। फ्रांस भी काफ़ी फेमस है, किंगडम ऑफ फ्रांस। सूरा और सुंदरी का देश कहा जाता है, किसानों का भी देश कहते हैं इसको, और एकमात्र यूरोप का देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसके अलावा शैंपेन शराब सबसे अधिक फ्रांस में ही बनाया जाता है। इटली, फिर से इटली में आते हैं।
पीसा की मीनार आपको पता है इटली में ही है, और पीसा की मीनार 8 मंजिल है और झुकी हुई है। कितना? केवल 3 मीटर गहरी नींव पड़ी, ये काफ़ी झुकी हुई है। बोनानस ने इसको बनाया था। एकमात्र महाद्वीप है जहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे डिजर्ट नहीं मिलेगा, कोई भी डिजर्ट यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा मास्को को 5 समुद्रों का बंदरगाह भी कहा जाता है, रूस के मास्को को, क्योंकि यहाँ पे कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, सफ़ेद सागर और लेडोगो झील से यह नदियों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। फिनलैंड जो स्वीडन के पास है, तो फिनलैंड स्वीडन के यहाँ पे इसके ऊपर में फिनलैंड आपको दिखेगा, उसको हजारों झीलों की का देश या झीलों का देश भी कहा जाता है। उसके अलावा ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है वो वर्ल्ड का सबसे लंबा रेल मार्ग है। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ? रसिया को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। उसके बाद यहाँ की घास के मैदान को, यहाँ पे जो घास का मैदान है हंगरी में उसको पुस्ताज भी कहते हैं। यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि यूएन के द्वारा, वैसे 50 देश हम लोग मान के चलते हैं, लेकिन यूएन के द्वारा यहाँ 44 देशी है। मिलान को इटली का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, और नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप, नॉर्वे क्योंकि नॉर्वे में बर्फ हमेशा रहता है, वो यहाँ नॉर्वे है। नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज बैंक बनाया गया है। जैसे जो अभी बीज को प्रिजर्व किया जाता है ना, नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में काफ़ी कम टेम्परेचर पे, तो वहाँ नेचुरली कम टेम्परेचर है, तो अलग अलग देश अपने यहाँ के बीजों को वहाँ सुरक्षित रख रहे हैं कि बाई चांस अगर बीज समाप्त हो गया तो वहाँ से यूज़ कर सकते हैं उसका। तो ये सारी फैक्ट है जो यूरोप से रिलेटेड था। और यहाँ पे मेन आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, फिर से एक बार बताता हूँ आपको, जो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाएगा नदी के बारे में, तो फैक्ट है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको जो देखना है वो आल्प्स पर्वत, पहला आल्प्स पर्वत आपको देखना है, इटली, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड में जो फैला हुआ है। उसके बाद डिनारिक आल्प्स भी देखना है, पिरेनीज पर्वत जो स्पेन और फ्रांस के बीच में है। उसके बाद एक और है यूराल, ये एशिया और यूरोप को अलग करता है। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में है। ब्लैक फॉरेस्ट पूरा का पूरा जर्मनी में है। स्ट्राम्बोली जो एक्टिव वोल्केनो है, माउंट एटना इटली के सिसिली में है। माउंट विसुवियस भी एक इटली के अंदर है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेन्यूब नदी को ध्यान रखना है, वोल्गा नदी को याद कर लीजिएगा। तो ये दोनों कहाँ पे गिरती है इसको भी देखना है। जैसे वोल्गा कैस्पियन सागर में गिरती है, इसकी सहायक डॉन काला सागर में गिरती है। जो डेन्यूब नदी है वो ब्लैक सी में गिरती है। राइन नदी सबसे व्यस्त जलमार्ग बनाती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको देखना है। चलिए अब फिर एशिया बचता है, एशिया को भी हम लोग कर लेंगे।